नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज की क्लास में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, विशेष मुख्य परीक्षा 2010 के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट किया जाएगा। इस प्रश्न पत्र में शामिल प्रश्न उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे जहां पर सिलेबस में सामान्य अध्ययन दिया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? देखिए, यह प्रश्न पूर्व के भी प्रश्न पत्र में पूछा जा चुका है। आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, जो वराह अवतार है। ये विष्णु का तीसरा अवतार है जिसमें सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए विष्णु जी को दिखाया गया है। यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। आप सभी को पता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु जी ने कुल 10 अवतार लिए थे, जिसमें तीसरा अवतार था वराह अवतार। याद रखिएगा, इस अवतार में विष्णु जी का मुख शुकर का था और शरीर मानव का था। इस कथा के अनुसार जब दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था, तो ब्रह्मा जी की नाक से विष्णु जी ने वराह रूप धारण करके वो प्रकट हुए थे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अगर हम विष्णु जी के 10 अवतार की बात करें तो उसमें सबसे पहला अवतार था मत्स्य अवतार, दूसरा अवतार था कूर्म का अवतार। इस कूर्म के अवतार को कच्छप अवतार भी कहा जाता है। तीसरा अवतार था वराह अवतार, जो कि मूल प्रश्न में पूछा गया है। चौथा अवतार था नरसिंह अवतार। याद रखिएगा, एक बार प्रश्न पूछा गया है कि मानव और सिंह का जो सम्मिलित रूप में अवतार था वो कौन सा था, तो वो नरसिंह अवतार था और ये विष्णु जी का चौथा अवतार था। पांचवां अवतार वामन अवतार था, छठवां अवतार परशुराम का था, सातवां अवतार श्री राम का था, आठवां श्री कृष्ण अवतार था, नौवां बुद्ध अवतार था और 10वां आने वाला अवतार है जिसको कल्कि अवतार कहा जाता है। क्लियर है? यानी जो भविष्य में विष्णु जी का जो 10वां अवतार होगा वो कल्कि अवतार होगा। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, कलयुग में 2 अवतार हैं, एक बुद्ध और कल्कि। इतनी बात आप यहां पर विष्णु जी के अवतार से संबंधित याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 2 देखिए, पूछा जा रहा है कि राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, जो खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख है, यह कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। ठीक है, और उसमें राजा नंद का उल्लेख है, यानी प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा विकल्प ए। याद रखिएगा, ये जो खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख है उसमें राजा नंद के कलिंग विजय को सूचित किया गया है। विकल्प बी में जो रुम्बनदेही स्तंभ अभिलेख है उसके बारे में बात करें तो ये जो रुम्बनदेही अभिलेख है ये नेपाल के तराई में इलाके में स्थित है। आप सभी को पता है कि ये जो रुम्बनदेही अभिलेख है, रुम्बनदेही ग्राम ही लुम्बिनी ग्राम है। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि लुम्बिनी ग्राम में ही बुद्ध जी का जन्म हुआ था। अशोक ने इस स्थान की धर्म यात्रा की थी, इसका विवरण रुम्बनदेही स्तंभ लेख में है। आपको पता है कि राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहां यात्रा की थी अशोक ने, और जब उन्होंने रुम्बनदेही अर्थात लुम्बिनी की यात्रा की थी तो यहां पर जो धार्मिक कर बलि था उसको उन्होंने माफ किया था और भूमि कर को घटाकर 1/8 कर दिया गया था। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। क्लियर है? अगर हम धनदेव के अयोध्या अभिलेख की बात करें तो धनदेव के अयोध्या अभिलेख से पुष्पमित्र शुंग के 2 अश्वमेध यज्ञ की चर्चा मिलती है। यदि हम रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो इससे उसके द्वारा जो सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया गया था इसकी चर्चा मिलती है। क्लियर है? तो इतनी बात इन अभिलेखों से आप संदर्भ में याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है कि सारनाथ की जो भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा है ये किस काल से संबंधित है? यह भी प्रश्न आपसे पूर्व में पूछा जा चुका है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? जो सारनाथ में भूमि स्पर्श बुद्ध मूर्ति है ये गुप्त काल से संबंधित है, यानी यहां पर विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। आप सभी को रिकॉल करा दें कि गुप्त काल में भागवत संप्रदाय को संरक्षण प्राप्त था और गुप्त काल के कई शासकों ने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। क्लियर है? तो ये भी बात आप साथ ही साथ याद रखेंगे। तो यहां पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जो बुद्ध काल में बुद्ध की मूर्तियां हैं वो 3 मूर्तियों का उल्लेख है। एक तो सारनाथ की बुद्ध मूर्ति, दूसरी मथुरा की बुद्ध मूर्ति और तीसरी है सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति। याद रखिएगा, ये जो सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति है ये बर्मिंघम संग्रहालय में इसमें है। क्लियर? तो यहां पर इन तीनों के बारे में आप याद रखेंगे। और जो मथुरा की बुद्ध मूर्ति है ये खड़े हुए बुद्ध को दर्शाया गया है। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4 पूछा जा रहा है कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। बहुत अच्छा प्रश्न है। याद रखिएगा, वर्तमान खोज से जो सिक्के जारी हुए मिले हैं उस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो रजत सिक्के सर्वप्रथम गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए थे वो था चंद्रगुप्त प्रथम। यानी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त शासन में सर्वप्रथम रजत सिक्के जारी किए गए थे, इसलिए प्रश्न संख्या 4 का विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि यदि हम चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो
सक छत्रप रुद्र सिंह तृतीय पर विजय के उपलक्ष्य में व्याघ्र श्रेणी के चांदी के सिक्के चलाए थे? किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और याद रखिएगा कि रजत सिक्का अगर पूछा जाएगा कि गुप्त काल में सर्वप्रथम किसके द्वारा चलाया गया, तो आपका जवाब होगा चंद्रगुप्त प्रथम। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद दिला दें आपको कि यदि आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो आपका जवाब होगा श्रीगुप्त ने की थी। यदि आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तब आपका जवाब होगा चंद्रगुप्त प्रथम। क्लियर है? आप सभी को पता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। साथ ही साथ 319 ईस्वी में गुप्त संवत भी चलाया था। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। यहां पर एक बात और उल्लेख कर दें कि गुप्त शासकों में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का भी चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चलाया था। ठीक है, तो इन सभी फैक्ट को आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5। पूछा जा रहा है कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये किसने बनाया था? तो आप सभी को पता है कि एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनाया था और कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश का शासक था। इसलिए प्रश्न संख्या 5 का विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, यदि हम कृष्ण प्रथम के शासनकाल की बात करें तो 756 से 773 ईस्वी के बीच, और इसी ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। याद रखिएगा, वह एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति था जिसने ब्राह्मणों को प्रभुत धन प्रदान किया था। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 6। पूछा जा रहा है कि बेरोजगारों की सहायतार्थ निम्नलिखित में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? यह भी प्रश्न आपसे पूर्व के प्रश्न पत्रों में पूछा जा चुका है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक ने। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 6 का विकल्प डी सही हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों के लिए रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 6 का विकल्प डी सही हो जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो फिरोज शाह तुगलक था, इसने एक और विभाग बनाया था, दीवान खैरात। इस दीवान खैरात विभाग के माध्यम से मुसलमान अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को वो आर्थिक सहायता देता था। साथ ही साथ निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की भी व्यवस्था करता था। याद रखिएगा, आप सभी को पता है, मैंने पूर्व में बताया भी है कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी इसी के द्वारा कराई गई थी। दीवाने बंदगान, जो कि दासों के लिए अलग से विभाग की स्थापना थी, वो भी किसने प्रारंभ की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो याद रखिएगा, यहां पर जो संत दिए गए हैं उसमें संत नामदेव जो हैं ये इस्लाम से प्रभावित थे। प्रश्न संख्या 7 का विकल्प सी सही हो जाएगा। क्लियर है? देखिए कितने प्रश्न रिपीटेड है, यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा, 15वीं सदी में नामदेव ने भक्ति मार्ग को में ये लोकप्रिय हुए थे। इन्होंने जाति प्रथा में विश्वास नहीं दिखाया था और इनके शिष्यों में मुसलमान भी शामिल थे। इससे बात स्पष्ट होती है कि नामदेव इस्लाम धर्म से प्रभावित थे और साथ ही साथ मूर्ति पूजा और कर्मकांड का भी इन्होंने विरोध किया था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा है कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। पहला स्टेटमेंट करा है कि जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। यह बात बिल्कुल सही है कि अकबर ने जब मनसबदारी व्यवस्था लाई थी तो उसमें जात और सवार के पद प्रदान किए जाते थे। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि मनसबदार आनुवांशिक अधिकारी होते थे। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मनसबदारी व्यवस्था में जो मनसबदार की मृत्यु हो जाती थी या उसका पद खाली हो जाता था तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाता था। यहां पर आनुवांशिक अधिकारी ये नहीं होते थे। यहां पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था जो थी उसमें मनसबदारों के 3 वर्ग थे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है कि दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन प्रदान किया जाता था। ये चौथा स्टेटमेंट भी गलत है। क्लियर? तो यहां पर पहला और तीसरा ये 2 स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए यहां पर आपका विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर जरा कुछ मुगल काल की जो मनसबदारी व्यवस्था अकबर के समय में प्रारंभ थी इसके बारे में जरा देख लीजिए। याद रखिएगा, अकबर ने जो मनसबदारी व्यवस्था का आरंभ किया था वो अपने शासन काल के 11वें वर्ष आरंभ किया था। मनसबदारी व्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो थी दशमलव प्रणाली के आधार पर पदों का विभाजन करना। क्लियर है? अभी हमने आपको बताया कि मनसबदार आनुवांशिक नहीं थे। मनसबदार की मृत्यु या पदच्युत होने के बाद वह स्वतः ही समाप्त हो जाता था। अकबर ने अपने अंतिम वर्षों में जात और सवार पदों को आरंभ किया था और प्रत्येक मनसबदार को एक जात और सवार पद प्रदान किए गए थे। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो जात और सवार के पद आरंभ किए गए थे, इसी के साथ साथ अकबर ने अपने 5000 और उससे कम के मनसबदारों की श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी को 3 भागों में बांटा भी था, जो मूल प्रश्न में पूछा गया है, जिससे 5000 तक की श्रेणी के विभिन्न मनसबदार 3 श्रेणियों में विभाजित थे। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है कि शिवाजी ने पुरंदर की संधि जो कि 1665 में हुई थी किस मुगल सेना नायक के साथ हस्ताक्षरित की थी?
तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, जय सिंह के साथ। यानी जो पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में, वो शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुई थी। प्रश्न संख्या 9 का विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी, इसके अनुसार शिवाजी ने 23 किले और 4 लाख होड़ की वार्षिक आय वाली भूमि मुगलों को दे दी थी। साथ ही साथ शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देने का भी वायदा किया था इस पुरंदर संधि 1665 के तहत। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला दिया गया है बक्सर का युद्ध 1764। आप सभी को पता है कि बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को था, ये बिल्कुल सही है। सहायक संधि की बात करूं तो सहायक संधि किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? बेलेजली के द्वारा, और ये 1798 में प्रारंभ की गई थी। इसलिए प्रश्न संख्या 10 का विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। क्लियर है? और आपको पता है कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ था, वो पूर्णतः 1833 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। चौथा पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश नागरिक और कंपनियों के लिए भारत में व्यापार जो खोला गया था वो 1813, ये भी सही है। तो यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा, ये जो बक्सर का युद्ध है ये 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, और ये बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा, अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच यहां दिखाया जा रहा है। जबकि जो बक्सर का युद्ध था उसमें एक त्रिगुट बना हुआ था, उसकी लड़ाई अंग्रेजों के साथ थी। अब इस त्रिगुट में मीर कासिम था, इसके अलावा अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय शामिल थे। ठीक है, तो आप तीनों लोगों के नाम याद रखेंगे। क्लियर है? दूसरी बात, जो मूल प्रश्न में आंसर हुआ था कि सहायक संधि, तो मैंने आपको बताया कि बेलेजली के द्वारा शुरू की गई थी और ये 1798 में प्रारंभ की गई थी। यहां एक प्रश्न और पूछा जाता है आपसे कि जो बेलेजली की सहायक संधि थी, इसके अंतर्गत सर्वप्रथम किसके साथ संधि हुई थी? तो याद रखिएगा, हैदराबाद के साथ संधि हुई थी 1798 में। यह प्रश्न आपसे कई बार पूछा जा चुका है। अगला जो दिया गया था 1813 का चार्टर, तो याद रखिएगा, इस 1813 के चार्टर के द्वारा कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था इसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसमें कुछ अभी बाकी था। वो क्या बाकी था? चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार एकाधिकार अभी चलता रहेगा। ठीक है, यानी पूर्ण रूप से एकाधिकार समाप्त नहीं था, लेकिन एकाधिकार को समाप्त करने का प्रारंभ 1813 के चार्टर से हो गया था। बस चीन के साथ व्यापार और चाय का जो व्यापार एकाधिकार था वो अभी भी लागू था। यदि हम 1833 के चार्टर की बात करें तो 1833 के चार्टर के द्वारा जितनी समस्त व्यापारिक एकाधिकार था वो पूरा खत्म कर दिया गया। क्लियर है? एक बात और 1813 के चार्टर की आप याद रखेंगे, 1813 के चार्टर के द्वारा ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार करने का द्वार खोल दिया गया। तो देखिए, इसको आप कोरिलेट कैसे कर लेंगे? जब आपको ये बात पता चल गई कि 1813 के चार्टर के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने की शुरुआत हो गई, बस उसमें दो जगह छूट मिली कि एक तो चीन के साथ व्यापार और दूसरा चाय के साथ व्यापार का एकाधिकार चलता रहेगा। इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया ना कि जो ब्रिटिश नागरिक हैं या जो ब्रिटिश अन्य कंपनियां हैं, अब वो भारत में व्यापार करने के लिए आ सकती हैं। तो आप इस तरह भी कोरिलेट करके इसका आंसर कर सकते हैं। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में पूछा जा रहा है कि भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा, द बंगाल गजट। ये भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर दो बातें आपको याद में रखनी है। एक तो भारत में प्रकाशित जो पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट है, इसका प्रकाशन 1780 में हुआ था। दूसरी बात, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। यहां पर एक तथ्य और आप ध्यान में रखेंगे कि जो आधुनिक भारत में जो प्रेस का आरंभ है वो 1766 में ही विलियम बोल्ट्स के द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हो गया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया था। ठीक है, इसलिए भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र 1780 का बंगाल गजट माना जाता है, जो कि जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 12। पूछा जा रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? याद करिए, पूर्व के प्रश्न पत्र में आपसे पूछा गया था कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना, तो आपने केशव चंद्र सेन को बताया था। तो उसी दिन कोरिलेट कराया गया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राममोहन राय ने। यहां पर आपका ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यानी यहां पर ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने कराई थी। और कब की थी? तो याद रखिएगा 1828 में। क्लियर है? डेट भी आप याद रखेंगे। देखिए, ये जो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी, इसके पहले इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। किसने? राजा राममोहन राय ने। याद रखिएगा, राजा राममोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। यह प्रश्न भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है। याद रखिएगा,
यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तब भी आपका जवाब होगा राजा राममोहन राय को। ये जो राजा की उपाधि है, ये किसने दी थी इनको? तो याद रखिएगा अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट आप राजा राममोहन राय के संदर्भ में याद रखेंगे। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी, वो किसने की थी? तो याद रखिएगा डेविड हेयर के सहयोग से राजा राममोहन राय ने ही 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ये भी तथ्य आपको याद रखना चाहिए। जो अन्य विकल्प में आपने देखा, विकल्प बी में देवेंद्र नाथ टैगोर का नाम लिखा था। देवेंद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता के जोड़ा सांको में तत्वरंजनी सभा की स्थापना की थी, और यही जो तत्वरंजनी है बाद में तत्वबोधिनी सभा के रूप में आई। यानी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने, याद रखेंगे। और जो मैंने अभी शुरुआत में जिक्र किया था कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 13। यहां पर सूची को आपको सुमेलित करना है। यहां विकल्प ए में देखिए भारत परिषद अधिनियम 1909 दिया है। आप सभी को पता है कि जो भारत परिषद अधिनियम 1909 है, इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, इसलिए आप विकल्प ए को तीसरे के साथ यहां पर सुमेलित कर देंगे। क्लियर है? अगर हम बात करें भारत शासन अधिनियम 1935 की, तो आपको पता है कि इसमें प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त हो गया था। इस प्रकार प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, इसलिए आप बी को चौथे के साथ कोरिलेट कर देंगे। यदि हम बात करें लखनऊ समझौते की, तो आप सभी को पता है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो कांग्रेस अधिवेशन 1916 हुआ था, इसमें समझौता हुआ था, इसलिए सी को आप दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। और यदि भारत शासन अधिनियम 1919 की बात करें, तो इसमें प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू हुई थी, इसलिए यहां पर डी को आप पहले के साथ सम्मिलित करेंगे और आपका सही कोड क्या बनेगा? 3-4-2-1। 3-4-2-1 के हिसाब से डी विकल्प यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर आपको एक बात और याद रखनी है, ये जो भारत परिषद अधिनियम 1909 है, जिसको मैंने अभी बताया कि ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है, इसका मूल उद्देश्य क्या था? इसका मूल उद्देश्य था राष्ट्रवादी तत्वों में फूट डालना। अब ये फूट कैसे पड़ेगी? इसके तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र और निर्वाचन की व्यवस्था लाई गई, ताकि जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसमें दरार पैदा की जा सके। यदि हम भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करें, तो मैंने बताया कि इसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किया गया ताकि प्रांतों में स्वायत्तता आ सके। लेकिन इसमें जो वास्तव में समस्त कार्यकारी शक्ति थी, वो गवर्नर के पास रखी गई थी। यदि हम लखनऊ समझौते की बात करें, तो आपको पता है कि जो 1916 के कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। याद रखिएगा इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल भी एक हुए थे। यदि हम भारत शासन अधिनियम 1919 की बात करें, तो आपको पता है इसी के तहत प्रांतों में द्वैत शासन आया था, और साथ ही साथ केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था भी स्थापित की गई थी। एक सदन राज्य परिषद और दूसरा सदन केंद्रीय विधानसभा था। ठीक है, तो इतने फैक्ट को आप यहां पर याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14। पूछा जा रहा है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय में पारित किया गया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ये जो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम है, ये लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। प्रश्न संख्या 14 का विकल्प सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो कर्जन था, इसका शासनकाल 1899 से 1905 तक था, और 1904 ईस्वी में ये प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो लॉर्ड कर्जन है, इसी के शासनकाल में बंगाल विभाजन भी हुआ था 1905। क्लियर है? यदि हम लॉर्ड मिंटो की बात करें, तो इसका शासनकाल 1905 से 1910 तक था। याद रखिएगा ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। क्लियर है? इसी के समय में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 आया था, जिसके अभी ऊपर वाले प्रश्न में चर्चा हुई थी। यदि हम लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में और बात देखें, तो याद रखिएगा इसी के समय में 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसके समय में? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। जो प्रेस एक्ट 1908 आया था, वो भी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में आया था। और याद रखिएगा तिलक जी के ऊपर जो राजद्रोह का आरोप लगा, उसके बाद उनको 6 वर्ष का कारावास हुआ था, वो भी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में 1908 में हुआ था। क्लियर है? इतनी बातें आप लॉर्ड मिंटो के संदर्भ में याद रखेंगे। यदि हम लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बात करें, तो इसका शासनकाल 1910 से 1916 तक था। इसी के समय में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। याद रखिएगा ये जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, इसी के समय में तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था। याद रखिएगा जो बंगाल विभाजन अभी आपको कर्जन के समय मैंने बताया, वही बंगाल विभाजन निरस्त हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। याद रखिएगा एक और फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है कि 1914 से जो 1918 तक के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस समय भारत में जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। एक बात और याद रखिएगा कि अगर हम बात करें बीएचयू की स्थापना की, जो कि 1916 में हुई थी, वो भी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुई थी। और गांधी जी का जो आगमन 1915 में हुआ था, वो भी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ही समय में हुआ था। क्लियर है? अगर हम बात करें लॉर्ड लिनलिथगो की, तो इसका शासनकाल
1936 से 1944 के बीच में था। क्लियर है? इसी के समय में अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो इतनी बातें आपको इस संदर्भ में याद रखनी है। अब देखिए, लॉर्ड लिलिथगो के समय में एक बात और याद रखिएगा कि जो 1935 अधिनियम के तहत जो पहला आम चुनाव हुआ था वो भी लॉर्ड लिलिथगो के ही शासनकाल में हुआ था। क्लियर है? एक बात और याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था वो भी लॉर्ड लिलिथगो के ही शासनकाल में आया था। और जो 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी वो भी लॉर्ड लिलिथगो के ही शासनकाल में हुई थी। क्लियर है? तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे क्योंकि आपसे कई बार इन गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुए कामों के बारे में पूछा जा चुका है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 15 पूछा जा रहा है कि बीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। यह भी प्रश्न रिपीटेड है। आपका सही जवाब होगा विकल्प डी। जो अभिनव भारत संगठन है ये किसके द्वारा स्टैब्लिश हुआ? बीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर। प्रश्न संख्या 15 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा, पहले सावरकर ने 1899 में मित्र मेला नामक एक संस्था की स्थापना की थी जो शीघ्र ही मेजनी के तरुण इटली के तर्ज पर एक गुप्त सभा जिसका नाम रखा गया अभिनव भारत, उसमें ये परिवर्तित हो गई। ठीक है, तो ये पूरा फैक्ट आप याद रखेंगे। जो विकल्प बी में अनुशीलन समिति है, मैंने आपको बताया भी है कि जो कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी? श्री पी मित्रा के द्वारा हुई थी। अगर हम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करें जिसकी स्थापना 1924 में कानपुर में हुई थी तो इसका गठन सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह और शिव वर्मा ने की थी। क्लियर है? तो याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 16 पूछा जा रहा है कि लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराने की जो संस्तुति है ये किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर लोक सेवा की जो परीक्षा है वो इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराने की संस्तुति की गई थी। यहां पर प्रश्न संख्या 16 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम लोक सेवा परीक्षा की बात करें तो याद रखिएगा, इसकी व्यवस्था तो आपने जाना कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में कहा गया कि इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराई जाए। इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट में प्रशासन में भारतीयों की जो भागीदारी थी उसको भी बढ़ाने की सिफारिश की गई थी और यह भी कहा गया कि जो उच्च भारतीय सिविल सेवा है उसमें 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित होना चाहिए। क्लियर है? इसी संस्तुति के आधार पर यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट की संस्तुति के आधार पर 1922 के बाद सिविल सेवा जो परीक्षा है वो इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 17 यहां पर आपको सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ आंदोलन और दूसरी तरफ उनसे संबंधित व्यक्ति के नाम दिए गए। ए विकल्प में लिखा है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन का संबंध किससे है? तो यहां पर एनी बेसेंट से इसका संबंध है, यानी ए को आप चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे। आपको पता है कि जो होम रूल लीग की स्थापना है वो सितंबर 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। यह भी बात आप याद रखेंगे। अगर हम बारदोली सत्याग्रह की बात करें तो इसका संबंध वल्लभ भाई पटेल से है, यानी आप बी को तीसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। यदि बारदोली सत्याग्रह की ईयर पूछी जाए तो याद रखिएगा अक्टूबर 1928 में। और ये क्यों हुआ था बारदोली सत्याग्रह? जो गुजरात के किसान थे उनकी जो लगान वृद्धि थी इसके विरोध में ये सत्याग्रह हुआ था। अगर हम असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन से संबंधित है कौन? महात्मा गांधी, इसलिए आप सी को पहले के साथ सम्मिलित करेंगे। अगर हम ईयर की बात कर लें, देखिए ईयर इसलिए आवश्यक है कि कई बार आपको कालानुक्रम सेट करने के लिए दे देता है। तो याद रखिएगा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ, जिसके बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया महात्मा गांधी के द्वारा। और जो डी विकल्प में लिखा है स्वराज पार्टी की स्थापना, तो याद रखिएगा इसी के विरोध में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, इसी से नाराज होकर सीआर दास और मोतीलाल नेहरू इन दोनों लोगों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इसलिए आप डी को दूसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। और जो स्वराज पार्टी की स्थापना थी ये कब हुई थी? जनवरी 1923 में। याद रखेंगे। इस प्रकार यहां पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय राजा महेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में भारत की जो अस्थायी सरकार है ये कहां बनाई गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के समय जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे इनकी अध्यक्षता में जो अस्थायी सरकार बनी थी वो अफगानिस्तान में बनी थी। प्रश्न संख्या 18 का सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर है? और ये कब स्टैब्लिश? ये 1915 में। याद रखिएगा, राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला ने अफगानिस्तान की अमीर की मदद लेने की कोशिश की और काबुल में एक अंतरिम सरकार गठित की। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 19। पूछा जा रहा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह से जुड़ा हुआ है। यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। यहां पर एक बात याद रखिएगा, जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा है इसकी रचना तो कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी, लेकिन इस नारे को सर्वप्रथम दिया किसने था, यानी इसको लगाया किसने था? भगत सिंह के द्वारा। ठीक है?
अगला देखिए प्रश्न संख्या 20। पूछा जा रहा है कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया था। यानी जो सांप्रदायिक पंचायत का निर्णय हुआ था, इसके बाद कौन सा समझौता हुआ था? तो आपको पता है कि गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पूना समझौता हुआ था। यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 का डी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो सांप्रदायिक निर्णय है, ये उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था मैकडोनाल्ड, इनके द्वारा किया गया था और ये इसकी घोषणा कब हुई थी? 16 अगस्त 1932 को। इसी के बाद 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता होता है। किसके बीच होता है? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। अब ये समझिए कि जो सांप्रदायिक निर्णय था, ये क्या था? तो याद रखिएगा, इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित की गई थी, जिनके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल से होना था। और आप सभी को पता है कि मुसलमान, सिख और ईसाई को पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे और अब इस कानून में दलित वर्ग को, ठीक है, यानी जो अनुसूचित जाति थी, उनको इसमें शामिल कर दिया गया। और इसके तहत अब क्या किया गया? जब इनको अल्पसंख्यक करार कर दिया गया दलित वर्ग को, इसका मतलब ये था कि अब हिंदू समाज के बीच में एक बिखराव की कोशिश की जा रही थी। इसी से गांधी जी नाराज हो गए और नाराज होने के बाद 20 सितंबर 1932 से अपनी मांग मनवाने के लिए गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। 24 सितंबर 1932 को मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालचारी, इन सभी के प्रयासों के बाद अंबेडकर जी और महात्मा गांधी के बीच में जो समझौता हुआ, उसको पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे इसे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में पूछा जा रहा है कि लाल किले में चले मुकदमे में आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो देखिए, इन विकल्पों में आपका सही विकल्प होगा विकल्प डी। टीबी सप्रू के द्वारा आजाद हिंद फौज के ऊपर जो अधिकारियों के ऊपर मुकदमे चले थे, उनकी वकालत की थी लाल किले में टीबी सप्रू ने। यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात आपको याद रखना होगा कि याद रखिएगा, जब लाल किले पर ऐतिहासिक मुकदमा चला था आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के ऊपर, तो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो भूला भाई देसाई ने। क्लियर है? इसमें टीबी सप्रू, काटजू, आसफ अली उनके समर्थन में थे। याद रखिएगा, कार्रवाई के पहले दिन नेहरू जी भी वकीलों के पोशाक में वहां पर अदालत में मौजूद थे। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में कौन सा 1929 में लाहौर के अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? ठीक है, तो आपको पता है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारत की विदेश नीति की घोषणा थी, ये सही है। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित हुआ था, ये भी सही है। सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, ये भी सही है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन 1929 से यह संबंधित नहीं है, इसलिए प्रश्न संख्या 22 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो 1929 का लाहौर अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। एक फैक्ट और आपसे कई बार पूछा जाता है कि कब भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया था पहली बार? तो याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक तिरंगा झंडे को फहराया गया था। यदि हम लाहौर अधिवेशन की बात करें तो इसमें नेहरू समिति की जो रिपोर्ट थी, इसको निरस्त करके पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था। और साथ ही साथ कांग्रेस की जो कार्यकारिणी थी, उसको यह अधिकार दिया गया कि वो देश में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन छेड़े। क्लियर है? इतनी बातें आप यहां पर लाहौर अधिवेशन 1929 के बारे में याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 23। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है? तो आप सभी को पता है कि जो 10 डिग्री चैनल है, ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है, इसलिए प्रश्न संख्या 23 का विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा, अंडमान और निकोबार। और अगर डिटेल में पूछे तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट है। यदि पूछा जाए कि दक्षिणतम स्थलीय बिंदु कौन सा है, तब आप बताएंगे कन्याकुमारी है। क्लियर है? ये जो इंदिरा पॉइंट है, ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। यहां पर 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल की भी बात कर लेते हैं। देखिए, जो 8 डिग्री चैनल है, ये मालदीव और मिनिकाय के बीच में है। क्लियर है? और 9 डिग्री चैनल मिनिकाय और लक्षद्वीप के बीच में है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। और जो 10 डिग्री चैनल है, ये किसके बीच में है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 24। पूछा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिमयुगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? प्लीस्टोसीन हिमयुग में। यानी प्रश्न संख्या 24 का यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। प्लीस्टोसीन हिमयुग में जो प्रायद्वीपीय भारत था, ये हिमानीकृत हुआ था। प्रश्न संख्या 24 का सी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात और आप याद रखेंगे कि जो प्लीस्टोसीन युग था, इसके अंत में हिम चादर पिघलने के चलते
स्कैंडिनेवियन क्षेत्र की ऊंचाई निरंतर वृद्धि हुई, ठीक है। और जो पक्षियों का आविर्भाव है वो भी किस काल में हुआ? प्लीस्टोसीन युग में हुआ, ठीक है। तो ये भी बात आप यहां पर इससे कोरिलेट करके याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 25, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर अगर हम लोनार की बात करें तो लोनार झील कहां पर है? महाराष्ट्र में। यदि हम नक्की झील की बात करें तो नक्की झील कहां पर है? राजस्थान में। कोलेरू झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। यानी यहां पर 25 का सी विकल्प सही हो जाएगा, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। क्लियर है? अगर हम पुलिकेट की बात करें तो याद रखिएगा ये जो पुलिकेट है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, ठीक है। लेकिन जो इसका ज्यादा हिस्सा है वो आंध्र प्रदेश में है, लगभग 95% से ज्यादा हिस्सा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो यहां पर आप पुलिकेट को आंध्र प्रदेश से कोरिलेट करेंगे। यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, ये कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अभी जो चर्चा हुई है पुलिकेट झील की, जिसको मैंने आपको बताया कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है और ज्यादा हिस्सा आंध्र प्रदेश में है, ये एक लैगून झील है। क्लियर है? और श्रीहरिकोटा द्वीप यहीं पर है और सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में है वो भी यहीं पर स्थित है। क्लियर है? और जो लोनार झील मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में है, अगर जिला पूछा जाए तो बुल्ढाना में, और ये एक क्रेटर झील का उदाहरण है, ठीक है। ये भी बात आप याद रखेंगे, जो कि उल्का पिंडों के गिरने से बनी है। और नक्की झील को हमने आपको बताया कि ये राजस्थान में। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 26, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है? तो देखिए यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, कर्नाटक, ठीक है। भारत में अगर कॉफी उत्पादक में सर्वाधिक देखा जाए तो कर्नाटक आता है। प्रश्न संख्या 26 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो विश्व के कुल कहवा उत्पादन है उसका मात्र 3% भारत में उत्पादित किया जाता है। यदि हम कहवा उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाओं पर चर्चा करें तो 15 डिग्री से लेकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका औसत तापमान होना चाहिए। अगर हम वर्षा की बात करें तो 150 से 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा कहवा उत्पादन के लिए होना चाहिए। कहवा की खेती जो है ये दक्षिण भारत के पर्वतीय ढालों तक ही सीमित है और इसमें सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है? कर्नाटक का 68% और केरल का 21%। तमिलनाडु भी इसमें शामिल है, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक योगदान किसका है? कर्नाटक का, जो मूल प्रश्न में आपसे पूछा भी गया था। प्रश्न संख्या 27 देखिए, यहां पर कोयला क्षेत्र और संबंधित राज्य से आपको सुमेलित करना है। पहला दिया है कर्णपुरा कोयला क्षेत्र। ये जो कर्णपुरा कोयला क्षेत्र है ये किस राज्य में है? तो झारखंड में। यानी एक को आप तीसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। यदि हम सिंगरेनी की बात करें तो सिंगरेनी जो है ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। यहां पर ये वर्तमान में अब तेलंगाना में है, ठीक है। तो आप यहां पर अब तेलंगाना यानी यहां पर आपको सुमेलित करना होगा तो चौथे के साथ। ये जो नेवेली कोयला क्षेत्र है इसका संबंध तमिलनाडु से है, इसलिए आप सी को दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। यदि हम कोरबा की बात करें तो आप सभी को पता है कोरबा छत्तीसगढ़, यानी आप डी को पहले के साथ सुमेलित करेंगे और जो आपका कूट बनेगा वो बनेगा 3 4 2 1 का, यानी सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 28, यहां पर तेल शोधन कारखाना है और राज्य के नाम से इसको सुमेलित करना है। यहां पहले विकल्प में लिखा है नुमालीगढ़, तो नुमालीगढ़ का संबंध किस राज्य से है? तो ये असम राज्य से है, यानी ए को आप चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे। यदि हम तातीपाका की बात करें तो इस पर चर्चा हो चुकी है, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, यानी बी को आप तीसरे के साथ सुमेलित करेंगे। कोयली की बात करें तो गुजरात से संबंधित है, यानी सी को आप दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। अगर हम बरौनी की बात करें तो इसका संबंध बिहार से होगा, यानी डी को आप पहले के साथ सुमेलित कर देंगे। तो यहां पर आपका सही विकल्प क्या बन रहा है? 4 3 2 1 का, यानी आपका सही जवाब क्या होगा? डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, याद रखिएगा वर्तमान में जो भारत में कुल रिफाइनरी है उनकी संख्या 23 है, जिसमें 3 रिफाइनरी जो है ये निजी क्षेत्र की है, एक एसआर की है और 2 रिलायंस की है। 18 रिफाइनरी जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र की है और 2 रिफाइनरी जो है ये संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और अन्य को यहां पर सुमेलित करवाया जा चुका है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 29, पूछा जा रहा है कि ओजोन परत अवस्थित है। इसको पूर्व में भी जो प्रश्न पत्र कराए गए हैं उसमें एक्सप्लेनेशन में इसको बताया गया था। देखिए आज प्रश्न के माध्यम से है तो यहाँ पर आप सब आंसर कर ले जाएंगे। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। प्रश्न संख्या 29 का बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो ओजोन परत समताप मंडल में है ये परत पराबैंगनी किरणों से हम लोगों की रक्षा करती है, यानी सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें हैं इनको ये अवशोषित कर लेती है जो हमारे तक नहीं आ पाती हैं और हमारी त्वचा को कैंसर जैसे भयानक बीमारी होने से बचा लेती है। समताप मंडल की बात करें तो ये वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छा मंडल है। अगर हम बात करें क्षोभ मंडल की तो जो वायुमंडल में मौसमी गतिविधियां होती हैं ये क्षोभ मंडल में होती हैं। और यदि हम बात करें आयन मंडल की तो जो रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं वो कहां से होती हैं? आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। इस प्रकार यहां पर आपने चारों विकल्प को देख लिया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या 30 के कथन में कहा जा रहा है कि विषुवतीय रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के अनुकूल नहीं है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्लियर है? अगर हम बात करें कारण की तो लिखा है कि विषुवतीय रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है।
ये भी स्टेटमेंट इंडिविजुअल कैपेसिटी में बिल्कुल सही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। क्लियर है? यानी जो विषुवत-रेखीय प्रदेश है, आप सभी को पता है कि यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत रहती हैं, इसलिए तापमान जो है यहाँ पर हमेशा अधिक रहता है, और अगर तापमान अधिक रहेगा तो वर्षा होगी, और वर्षा ज़्यादा होगी तो यहाँ पर हरे-भरे वृक्ष पाए जाएंगे। इसीलिए स्टेटमेंट ए सही है कि यहाँ पर पर्यावरण पौधों के लिए अनुकूल है, इसीलिए इन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर कथन और कारण दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है। बी विकल्प यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अभी हमने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर साल भर ऊंचा तापमान रहता है, इसलिए यहाँ पर शरद ऋतु नहीं होती है। यदि हम वर्ष भर इसके औसत तापमान की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि हम अधिकतम वार्षिक तापांतर की बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस। यदि हम दैनिक तापांतर की बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहता है। ठीक है, यानी यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो रहा है। अब याद रखिएगा, यहाँ की वायु सापेक्षता आर्द्रता जो है वो 80% से अधिक रहती है। ठीक है, इसीलिए वर्षा संवहनी प्रकार की और वर्ष भर होती है। यहाँ वार्षिक वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में पूछा जा रहा है कि ग्रैंड बैंक स्थित है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर ग्रैंड बैंक अवस्थित है, यानी प्रश्न संख्या 31 का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर ग्रैंड बैंक अवस्थित है। याद रखिएगा, ठंडी लेब्राडोर धारा न्यू फाउंडलैंड के निकट गल्फ स्ट्रीम से मिलती है। इसका मतलब यहां पर ठंडी और गर्म दोनों जलधाराएं मिली, और जहां पर ठंडी और गर्म दोनों जलधाराएं मिलती हैं वहां पर तापी व्युत्क्रमण के कारण घना कोहरा मिलता है। क्लियर है? और यहां पर इसी कारण से प्लैंकटन का विकास होता है, और ये जो प्लैंकटन है ये मछलियों का भोजन होता है। इसी कारण से इस क्षेत्र में मत्स्य क्षेत्र विकसित हुआ है। ठीक है, तो इस पूरे घटनाक्रम को आप एक सीरियल से समझेंगे। क्लियर है? तो अगला देखिए, प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 में पूछा जा रहा है कि रुकवा झील क्षेत्र जो कि तंजानिया में है, निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ये जो रुकवा झील है जो तंजानिया में है ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यानी यहां पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 का बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो रुकवा झील है ये अफ्रीका के तंजानिया में है, अभी आपने जाना, ये रिफ्ट घाटी के रूप में है। याद रखिएगा, इस झील के मुझ, नामवेल और जो कोमोलो क्षेत्र है वो सभी किसके लिए फेमस है? कोयला के लिए। क्लियर है? जो अभी मूल प्रश्न में पूछा, अब यहां पर क्षेत्र का भी नाम आप जान गए। याद रखिएगा, इस क्षेत्र में आभूषण बनाने वाले पत्थर भी पाए जाते हैं। कौन कौन सा? एमराल्ड, मूनस्टोन, एक्वामैरिन, रूबी, टोपाज, एमथिस्ट। ठीक है, तो ये सभी आभूषण बनाने वाले पत्थर भी इस अफ्रीकी क्षेत्र के तंजानिया में पाए जाते हैं। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 33। यहां पर आपको सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ लौह अयस्क क्षेत्र है और दूसरी तरफ उत्पादक देश के नाम है। विकल्प ए में लिखा हुआ है लॉरेन। आप सभी को पता है कि लॉरेन का संबंध किससे है? फ्रांस से, यानी ए को आप सुमेलित कर देंगे किसके साथ? चौथे के साथ। यदि हम बात करें मिडलैंड की, तो जो मिडलैंड लॉ अयस्क क्षेत्र है इसका संबंध यूनाइटेड किंगडम से है, अर्थात यूके से, यानी बी को आप तीसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। यदि हम किरुना की बात करें तो इसका संबंध किससे है? स्वीडन से, यानी आप सी को पहले के साथ सुमेलित करेंगे। कोस्ताने की बात करें तो कोस्ताने का संबंध किससे है? कजाकिस्तान से, यानी आप डी को दूसरे के साथ सुमेलित करेंगे। इस प्रकार आपका कोड क्या बन रहा है? 4 3 1 2 का 4 3 1 2, यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 34। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, नहीं पर यहां पर आप ध्यान देंगे। पहला दिया गया, ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि जापान के सभी लौह इस्पात उद्योग केंद्र दक्षिण तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। देखिए यहां पर दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यहां सभी शब्द का प्रयोग है। आपको पता है कि जापान के जो लौह इस्पात उद्योग केंद्र हैं ये दक्षिण के साथ साथ पूर्वी तटीय क्षेत्रों में भी हैं, इसलिए यहां सभी स्टेटमेंट को गलत कर दे रहा है, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 34 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। जरा अन्य विकल्प को भी देख लीजिए। जापान का जो उत्तरी होन्सू क्षेत्र है ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। जो इसका पूर्वी एशिया में जापान का जो जलयान निर्माण उद्योग है ये अग्रणी स्थान पर है, ये भी सही है, यानी यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, जो जापान है इसको निप्पन, सूर्योदय का देश, सुकुमार फूलों का देश, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है, ये बात भी आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें होन्सू द्वीप के, तो याद रखिएगा होन्सू द्वीप पर जापान की राजधानी टोक्यो है और ये विश्व का सबसे बड़ा नगर है। याद रखिएगा ये नगर विशाल औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र भी है। याद रखिएगा जापान विश्व का सबसे बड़ा जलपोत उत्पादक देश भी है। याद रखिएगा ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसी प्रकार से यवाटा को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। यदि हम जापान के नगोया की बात करें तो इसे जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है।
क्लियर? और अभी मैंने आपको बताया भी था एक्सप्लेनेशन में कि जो जापान में लौह इस्पात उद्योग है वो दक्षिण के साथ साथ पूर्वी तटीय क्षेत्रों में भी है। क्लियर? तो यहां पर जापान से संबंधित जो अन्य तथ्य आपको मिले हैं वो भी यहां पर आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 35। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा स्कैंडिनेवियाई जो है ये लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 35 का बी विकल्प यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। लैप्स जनजाति स्कैंडिनेविया से संबंधित है। अब यहां पर एक बात और आप समझिएगा, यदि हम ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड में एस्किमो जनजाति पाई जाती है और ये जो एस्किमो जनजाति है ये अलास्का से लेकर ग्रीनलैंड तक फैली हुई है। ठीक है, यानी लैप्स जनजाति स्कैंडिनेविया से प्रसिद्ध है और अगर हम बात करें एस्किमो जनजाति की तो ये अलास्का से लेकर ग्रीनलैंड तक फैली हुई है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 जो है उसमें पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत था। तो याद रखिएगा यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा 31.16। देखिए इसका जो एग्जैक्ट डेटा है वो है 31.20। उससे नियरेस्ट कौन सा है 31.16, इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 36 का बी विकल्प सही हो जाएगा। भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार 31.20 है, उसके नियरेस्ट है 31.16। यदि हम ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो इसका प्रतिशत बनता है 68.80। ठीक है, यहां पर एक तथ्य और आपको याद रखना होगा, यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले टॉप 3 स्टेट के नाम बताइए तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखिएगा यहां पर सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु आता है और चौथे स्थान पर कौन आएगा? पश्चिम बंगाल। ये भी तथ्य आप इसके साथ कोरिलेट करके याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 37। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य था कि कब तक जनसंख्या को स्थिर स्थिति में ला दिया जाएगा? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2045 तक, यानी 2045 तक ये लक्ष्य था कि जनसंख्या को स्थिर रख लिया जाएगा और ये किस नीति के अकॉर्डिंग है? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तहत ये है, यानी यहां पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा 2045 तक। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 38। पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? देखिए अभी हमने आपको बताया था कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहां पर है, तो आपको बताया था पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु और चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल। लेकिन यहां पर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पूछा जा रहा है, इस आधार पर यहां सही जवाब क्या हो जाएगा? गोवा आपका आंसर हो जाएगा, यानी यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 का बी विकल्प सही हो जाएगा। यहां पर एक फैक्ट और आपको याद रखना होगा, यदि हम बात करें दूसरे स्थान पर तो गोवा के बाद दूसरे स्थान पर मिजोरम आता है। ठीक है, तीसरे स्थान पर कौन आएगा? तमिलनाडु आएगा। चौथे स्थान पर कौन आएगा? तो याद रखिएगा चौथे स्थान पर केरल है और पांचवें स्थान पर कौन है? तो पांचवें स्थान पर आपका महाराष्ट्र। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अगर देखा जाए तो नंबर 1 पे गोवा, दूसरे नंबर पे मिजोरम, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, चौथे नंबर पे केरल और पांचवें नंबर पे महाराष्ट्र। क्लियर है? यदि हम केंद्र शासित प्रदेश को भी अगर शामिल कर लेते तो दिल्ली नंबर 1 पे हो जाता, क्योंकि दिल्ली की नगरीय जनसंख्या 97.5% है, जो कि गोवा के 62.2% से ज्यादा है। क्लियर है? तो इन सभी तथ्यों को आप बिल्कुल याद रखेंगे, जनसंख्या नगरीकरण से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला है प्रश्न संख्या 39। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित जनगणना वर्ष में किसमें 10 की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही है? देखिए इसी प्रश्न को दो तरीके से पूछा जाता है, अभी मैं इसके एक्सप्लेन करूंगा। पहले इसका आंसर करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, 1921। क्लियर है? ये जो 1921 है इसमें 10 की जनसंख्या वृद्धि जो है ऋणात्मक थी, यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? और कितनी ऋणात्मक थी? तो माइनस में थी 0.31%। ठीक है, कब? 1921 में। और इसके बाद जनसंख्या में वृद्धि होती रही। यही कारण है कि 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। यही मैं कोरिलेट करना चाह रहा था कि यहां दो प्रकार के प्रश्न पूछे गए। एक तो पूछा गया कि कब ऋणात्मक थी, तो आपने कहा 1921 में। कितनी थी? -0.31%। और एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है, तब भी आपका जवाब होगा 1921 को। क्लियर है? इतनी बात आप यहां पर कोरिलेट करके याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 40 देखिए। पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार सन 2050 तक विश्व की अनुमानित जनसंख्या क्या होगी? ठीक है, तो इसका जो नया डेटा है उसको जरा देख लीजिए। हाँ, यहां दिया गया है वर्ष 2019 में जो संयुक्त राष्ट्र ने द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2019 जारी किया, इसमें उन्होंने बताया कि जो वैश्विक जनसंख्या है वो वर्ष 2050 तक 9.70 बिलियन यानी 9.70 अरब तक पहुंच जाएगी। कब तक? 2050 तक। ठीक है, एक तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरा,
और संयुक्त राष्ट्र की 2019 में जारी इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के संदर्भ में कहा गया कि 2027 तक भारत चीन को पीछे छोड़कर जनसंख्या के मामले में विश्व में नंबर 1 हो जाएगा। कब तक? 2027 तक। तो इन दोनों डेटा को आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 41। पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों की जनसंख्या घनत्व के आधार पर आरोही क्रम सेट करिए। ध्यान देंगे, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़े क्रम में। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपका आंसर सही क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम यहां पर अगर आपको क्वेश्चन करना हो, मान लीजिए आपको आंसर नहीं मालूम था, तो देखिए आप सभी को ये तो पता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम शेष राज्यों का देखें जनघनत्व के मामले में, तो नंबर 1 पे बिहार है, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है, तीसरे नंबर पे केरल है, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश है और पांचवें नंबर पे हरियाणा है। यानी हरियाणा, अच्छा यहां विकल्प में आप देखिए अन्य राज्य नहीं है लेकिन हरियाणा दिया गया है, तो आप देख रहे हैं हरियाणा में सबसे ज्यादा है। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़ा, यानी सबसे ज्यादा कहां पे? हरियाणा में। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि या तो विकल्प बी सही होगा या तो डी सही होगा। अगर हम अन्य राज्यों को देखें तो इन राज्यों में गुजरात में कम है, उसके बाद ज्यादा जनघनत्व है कर्नाटक में, उसके बाद ज्यादा जनघनत्व असम में और सबसे ज्यादा हरियाणा में। इस प्रकार यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार इस प्रकार से भी आप अपने विकल्प को एलिमिनेट करके आंसर करते हैं। यदि हम 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां का है? अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आता है मिजोरम, फिर आता है सिक्किम, फिर आता है आपका नागालैंड और फिर आता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इन दोनों आधार पर आप पांचों स्टेट के नाम याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 में पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? देखिए अनुसूचित जनजाति पूछी जा रही है यानी एसटी कैटेगरी, तो आपका सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश। अगर यही अनुसूचित जाति पूछती तब आपका जवाब होता उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी यहां पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, यदि हम अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत की बात करते तब कौन होता? प्रतिशत की बात करते, और अगर मान लीजिए कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों मिला लें तब नंबर 1 पे लक्षद्वीप हो जाता और दूसरे नंबर पे मिजोरम हो जाता। क्लियर है, तो इन दोनों बातों को याद रखेंगे। अगर अनुसूचित जातियों की जनसंख्या पूछी जाए सर्वाधिक तो मध्य प्रदेश, और जनजाति का प्रतिशत पूछा जाए तो नंबर 1 पे लक्षद्वीप और दूसरे नंबर पे मिजोरम। क्लियर है, एक बात और याद रखिएगा कि अगर ये पूछा जाए कि भारत में अनुसूचित जनजातियों का कितना प्रतिशत निवास करता है तो आपका जवाब होगा 8.6%। क्लियर है, एक प्रश्न और पूछा जाता है आपसे कि किन स्टेट्स में अनुसूचित जनजाति नहीं है, तो याद रखिएगा पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब। 2011 की जनगणना के अनुसार इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एसटी नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है, तो इतनी बात आप यहां पर याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 में पूछा जा रहा है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? नागरिकता से संबंधित भाग होता है भाग 2, यानी प्रश्न संख्या 43 का विकल्प सी सही हो जाएगा, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। देखिए कई बार आपसे अनुच्छेद भी पूछ लिया जाता है कि नागरिकता के संदर्भ में जो अनुच्छेद का प्रावधान है वो कहां से कहां तक है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित है और भाग कौन सा है? भाग 2 है। जरा अन्य विकल्प को भी देखिए, भाग 1 में क्या है, तो याद रखिएगा भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र दिए गए। यहां पर भी अनुच्छेद पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक ये भाग 1 से संबंधित है। यदि हम भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में मूल अधिकार दिया गया है, और मूल अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक भाग 3 से संबंधित है, अर्थात मूल अधिकार से संबंधित है। यदि हम भाग 4 की बात करें तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, और ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 44। पूछा जा रहा है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। अपराधों के लिए जो दोष सिद्ध के संबंध में उपरोक्त संरक्षण है ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो याद रखिएगा यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर आपका जवाब विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 20 का सब क्लॉज 2 इस बात की व्यवस्था करता है कि एक ही अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक बार से अधिक दंडित या अभियोजित नहीं किया जा सकेगा। क्लियर है, तो यानी यहां पर प्रश्न संख्या 44 का बी विकल्प सही हो जाएगा, अनुच्छेद 20 का सब क्लॉज 2। क्लियर, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अगर हम बात करें अन्य विकल्पों की तो यहां पर जो अनुच्छेद 19 है ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यदि हम बात करें अनुच्छेद 21 की तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यदि हम बात करें अनुच्छेद 22 की तो ये कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। क्लियर है, याद करिए, मैं यहां पर रिकॉल कराना चाहता हूं, मैंने आपको अनुच्छेद 359 बताया था, 359। उसमें क्या था? उसमें था कि यदि राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लगाया गया है तो राष्ट्रपति चाहें तो मौलिक अधिकार में जो प्रावधान दिए गए हैं उनको न्यायालय में परिवर्तन से रोक लगा सकते हैं, लेकिन 2 अनुच्छेद में उसमें रियायत दी गई थी। कौन कौन? अनुच्छेद 20 और 21।
तो यहाँ मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ कि अनुच्छेद 20 जो है ये अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, आपको याद आ गया होगा। और अनुच्छेद 358 में अनुच्छेद 19 के निलंबन से संबंधित अधिकार दिया गया है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 45। जब भी मौका मिले तथ्यों को कोरिलेट कर लिया करें। अगला है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 331 में आंग्ल भारतीयों से संबंधित प्रावधान दिया गया है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 45 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब एक बात और याद रखिएगा, आप सभी को यहाँ पर 104वां संविधान संशोधन याद करना होगा, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं से जो आंग्ल भारतीय समुदाय का जो मनोनयन होता था क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय के द्वारा, उसको जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया है। क्लियर। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा? 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। क्लियर है। यानी ये किस में प्रावधान था, किस अनुच्छेद में? 331। यदि हम विकल्प में दिए गए अनुच्छेद 221 की बात करें तो अनुच्छेद 221 में कहा गया है कि न्यायाधीशों के वेतन आदि की व्यवस्था इसमें सुनिश्चित होगी। यदि हम अनुच्छेद 121 की बात करें तो अनुच्छेद 121 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कर्तव्य के संदर्भ में संसद में चर्चा पर निर्बंधन है। ठीक है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, एक विकल्प और दिया गया था अनुच्छेद 139 का, जो कि डी विकल्प में दिया गया है। अगर हम अनुच्छेद 139 की बात करें तो अनुच्छेद 139 कहता है कि संसद चाहे तो विधि द्वारा सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 में जो रीट जारी करने का अधिकार है मौलिक अधिकार के संदर्भ में, इसके अलावा अन्य प्रयोजनों में भी उसको रीट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। क्लियर है। यानी सुप्रीम कोर्ट को जो अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार के संदर्भ में 5 प्रकार की रीट जारी करने की शक्ति है, उसके अलावा अन्य मामलों में भी अगर रीट जारी करने की शक्ति देने का अधिकार है तो भारत की संसद को है अनुच्छेद 139 के संदर्भ। यह भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा जा चुका है। तो यहां एक प्रश्न मैं भी पूछ देता हूं, मैं पूछ रहा हूं कि हाई कोर्ट को रीट जारी करने की शक्ति किसके तहत है? तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 226 के तहत। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकार के संदर्भ में 5 प्रकार की रीट है। अगर उसको अन्य प्रयोजन में रीट जारी करनी है तो उसको संसद से अनुमोदन मिलना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य प्रावधानों में भी रीट जारी करने की शक्ति दी गई है। यानी अनुच्छेद 226 में दोनों तरह से वो रीट जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 46। पूछा जा रहा है कि वित्त विधेयक में के संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद आता है। तो याद रखिएगा जो वित्त विधेयक है उसके बारे में जो विशेष उपबंध है वो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 117 में। यानी वित्त विधेयकों के बारे में जो विशेष उपबंध है वो अनुच्छेद 117 में दिया गया। इस प्रकार प्रश्न संख्या 46 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम अन्य अनुच्छेद को भी देख लें तो बी विकल्प में आप देख रहे हैं अनुच्छेद 119 लिखा है। यह कहता है कि संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन किया गया। क्लियर है। अगर हम अनुच्छेद 123 की बात करें तो यह कहता है कि यदि संसद विश्रांति काल में है, यानी संसद नहीं चल रही है, तो उस समय राष्ट्रपति चाहें तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 123 उनको पावर देता है। अगर हम अनुच्छेद 121 की बात करें तो अनुच्छेद 121 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कर्तव्य के संदर्भ में संसद में चर्चा पर निर्बंधन करता है। अभी पूर्व में भी इसका उल्लेख मैंने आपसे किया है। ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 47। पूछा जा रहा है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 338 का क। अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए मतलब एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान करता है अनुच्छेद 338। तो आपके मन में यह प्रश्न उठना चाहिए कि एससी कैटेगरी के राष्ट्रीय आयोग के लिए कौन सा प्रावधान है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान करता है। यानी अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग बनेगा अनुच्छेद 338 के तहत, और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी के लिए जो आयोग का गठन होगा वो होगा अनुच्छेद 338 क के तहत। जो अन्य विकल्प दिए गए हैं जैसे अनुच्छेद 337, ये आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध करते हैं। किसमें? अनुच्छेद 337 में। अगर हम बात करें अनुच्छेद 339 की तो यह कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ के निर्णय का वर्णन अनुच्छेद 339 में किया गया है। क्लियर है। तो ये सभी अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 48। पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 122 के तहत। ठीक है। यानी प्रश्न संख्या 48 का बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 122 जो है ये इस बात की व्यवस्था करता है कि न्यायालय जो है ये संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं कर पाएगा। ठीक।
यदि हम बात करें अनुच्छेद 126 की, तो ये कहता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, ठीक। और ये जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है, ये किसके द्वारा की जाएगी? तो ये राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाएगी अनुच्छेद 126 के तहत। अगर हम अनुच्छेद 127 की बात करें, तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो विवरण है वो अनुच्छेद 127 में है। और याद रखिएगा, जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है ये उच्चतम न्यायालय में की जाती है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 49। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया। यानी पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसने संपत्ति का जो पहले मूल अधिकार था अब उसको हटाकर एक विधिक अधिकार कर दिया। तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। जो 44वां संविधान संशोधन है 1978, उसके द्वारा संपत्ति को मूल अधिकार से हटाकर कैसा अधिकार कर दिया गया? विधिक अधिकार कर दिया गया। इस प्रकार यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पहले जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था ये किस अनुच्छेद में था? तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद 31 में था। इसके अलावा अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के च में भी इस मौलिक अधिकार के तहत इस संपत्ति के अधिकार को रखा गया था। तो इन दोनों बातों को आप याद रखेंगे, ठीक है। यानी अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के च में था और अनुच्छेद 31 में था, और वर्तमान समय में किसमें है? अनुच्छेद 300 क में। और ये हटा किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 50। पूछा जा रहा है कि संविधान के अंतर्गत पंचायतों में जो महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है, ये कौन सा अनुच्छेद ये गारंटी देता है? यानी जो पंचायतों में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है 1/3 का, वो कौन सा अनुच्छेद करता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 243 का घ। यानी प्रश्न संख्या 50 का विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 243 का घ पंचायतों में महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन देता है। क्लियर? जरा अन्य विकल्प में अगर देखें तो याद रखिएगा अनुच्छेद 243 ग के तहत पंचायतों की संरचना का प्रावधान है, ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 51। यहां पर आपको सूची को सुमेलित करना है। अगर हम आर्थिक विकास की बात करें तो आर्थिक विकास किससे संबंधित है? तो ये देखिए आर्थिक विकास संरचनात्मक परिवर्तन है, ठीक है। यानी आप ए को किससे सुमेलित कर देंगे? चौथे के साथ। यदि हम आर्थिक वृद्धि की बात करें तो आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित हो जाएगा? तब ये सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित होगा, यानी बी को आप पहले के साथ सुमेलित करेंगे। यदि हम संपोषित विकास की बात करें तो संपोषित विकास का संबंध किससे है? पर्यावरण से, यानी आप सी को दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। यदि हम जीवन की गुणवत्ता की बात करें तो यानी ये स्वास्थ्य से संबंधित है, यानी आप डी को तीसरे के साथ करेंगे और कूट बनेगा 4 1 2 3 का। 4 1 2 3 यानी डी विकल्प यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर एक बात और आप याद रखिएगा, जो मैंने अभी जीवन की गुणवत्ता की बात की जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है, इसको मानव सूचकांक में सम्मिलित किया जाता है और इस सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा और आय ये सभी सम्मिलित है। यानी मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य भी आता है, शिक्षा भी आता है और आय भी आता है, ठीक है। ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 52। पूछा जा रहा है कि भारत में गरीबी रेखा का जो निर्धारण है इसका आधार क्या है? तो याद रखिएगा ये उपभोग के आंकड़े के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण होता है। प्रश्न संख्या 52 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर एक समिति का जिक्र हो रहा है, सुरेश तेंदुलकर समिति के। याद रखिएगा सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए एक समिति बनी थी, जिन्होंने बताया कि उपभोक्ता व्यय को आधार बनाते हुए इसे हम निर्धारित कर सकते हैं, किसको? गरीबी रेखा को, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे, सुरेश तेंदुलकर समिति। कई बार मैंने इस तरह कोरिलेट करके भी जिक्र किया है इसका। अगला देखिए प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 में पूछा जा रहा है कि राजीव आवास योजना का लक्ष्य क्या है? तो आपका जवाब क्या होगा? मलिन बस्ती मुक्त भारत, ये राजीव आवास योजना का लक्ष्य है। यहां प्रश्न संख्या 53 का विकल्प बी सही हो जाएगा। राजीव आवास योजना का लक्ष्य मलिन बस्ती का उन्मूलन है। अब ये योजना प्रारंभ कब हुई थी? ये योजना जून 2013 में प्रारंभ हुई थी। राज्यों को झुग्गी झोपड़ी मुक्त बनाना ये राजीव गांधी राजीव आवास योजना का लक्ष्य था, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 54। पूछा जा रहा है कि भारत में व्यावसायिक बैंकों का साख सृजन का जो नियंत्रण है ये किसके द्वारा किया जाता है? साख सृजन का मतलब है ऋण से संबंधित, ठीक है। तो याद रखिएगा जो भारत में व्यावसायिक बैंकों का साख सृजन नियंत्रण है ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 54 का यहाँ पर विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यदि हम भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें अर्थात आरबीआई की स्थापना की, तो याद रखिएगा आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये व्यापारिक बैंकों द्वारा निर्मित साख की मात्रा और दिशा पर नियंत्रित करने का काम करता है और इसके लिए वो परिणात्मक और गुणात्मक उपायों का उपयोग करता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 55। यहां पर आपको संस्था का नाम है और स्थापना वर्ष है उसको सुमेलित करना है। विकल्प ए में लिखा हुआ है भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईसीआईसीआई कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। यानी भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम की स्थापना 1900 कब हुई थी? 55 में हुई थी। याद रखेंगे
यह प्रश्न कई बार आपसे पूछा जा चुका है। अगला देखिए विकल्प बी। बी विकल्प में लिखा हुआ भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अर्थात आईडीबीआई बैंक। तो आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1964 में, जो कि ए एक विकल्प में लिखा हुआ था, इसलिए आप बी को एक के साथ सम्मिलित कर देंगे। यदि हम बात करें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की यानी आईएफसीआई की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, इसलिए आप सी को दूसरे के साथ सम्मिलित करेंगे। यदि हम बात करें भारतीय लघु उद्योग विकास निगम अर्थात सिडबी की, तो इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, इसलिए आप डी को तीसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। इस प्रकार जो आपका कूट बनेगा वो क्या बन रहा है? 4 1 2 3। ठीक है, यानी यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 56। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसान क्रेडिट कार्ड को स्कीम से आच्छादित है? ठीक है, यानी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत कौन आच्छादित है? तो यहां पर पहला ही देखिए उपभोग साख एवं निवेश साख, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 56 का ए विकल्प सही हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत उपभोग साख और निवेश साख इसमें शामिल है। क्लियर है? अब यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है ये अगस्त 1998 में फसल ऋण के बड़े शेयर के साथ शुरू की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से उपभोग साख और निवेश साख, ठीक है, ये दोनों के दोनों आच्छादित है। ठीक है, याद रखिएगा इस ऋण का उपयोग किसान खेतों के लिए बीज, उर्वरक और कीटनाशक जैसी जरूरत वाली वस्तुओं को खरीदने के लिए कर सकते हैं। ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57 में पूछा जा रहा है कि आर्थर डंकल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो याद रखिएगा आर्थर डंकल का संबंध गैट से है। यह प्रश्न पूर्व के भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, यानी यहां पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आर्थर डंकल का संबंध गैट से है। याद रखिएगा गैट की स्थापना 1947 में हुई थी और 1947 में गैट की स्थापना के बाद जब बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली विकसित हुई तो उसके बाद 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन अर्थात डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बात याद रखेंगे, आर्थर डंकल का संबंध गैट से और गैट की स्थापना 1947 में और उसके बाद 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 58 में पूछा जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन यानी जिसकी अभी चर्चा हुई है, इसके अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो देखिए यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। डंपिंग रोधी व प्रतिपूरक चुंगियां इसमें शामिल नहीं है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 59। प्रश्न संख्या 59 में पूछा जा रहा है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा सबसे पहले तो ये समझ लीजिए ये जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा है इसका मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, यानी जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एसी के नाम से जानते हैं। और ये जो दिष्ट विद्युत धारा है इसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट करंट अर्थात डीसी। यानी प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एसी को डीसी में परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा, रेक्टिफायर के द्वारा। प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब होगा विकल्प डी। जरा विकल्प में दिए गए अन्य को भी देख लीजिए। जैसे विकल्प ए में डायनमो दिया गया, तो डायनमो क्या करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यदि हम विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यदि हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? ये उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में और निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। क्लियर है? इतनी बात को आप यहां पर याद रखेंगे इस प्रश्न के संदर्भ में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 60। पूछा जा रहा है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा व्यक्ति की ऊंचाई का आधा समतल दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए, तभी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 60 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 61। पूछा जा रहा है कि भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? तो याद रखिएगा भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल 1/3 एटमॉस्फेयर पर रहता है। ठीक है, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 61 का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 62। पूछा जा रहा है कि अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप सभी जानते हैं हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेंस, ये आप पढ़ भी चुके हैं, ये तीनों कार्बन के अपरूप हैं। इसलिए यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। ऑक्सो कार्बन जो है ये कार्बन का अपरूप नहीं है। यहां सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम हीरे की बात करें तो हीरा एक पारदर्शक पदार्थ है और इसके उच्च अपवर्तन गुणांक के कारण यह चमकीला होता है और कीमती आभूषणों और जेवरों के बनाने में यह काम में आता है। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होने के कारण शुष्क शेल और विद्युत आर्क में इलेक्ट्रोड के रूप में यह प्रयोग में आता है। और आपने देखा होगा कि पेंसिल और काले रंग के पेंट में भी बनाने में भी ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। यह भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा जा चुका है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 63। पूछा जा रहा है कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में निम्नलिखित में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है?
तो याद रखिएगा, यदि खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करना हो तो उसके लिए सोडियम बेंजोएट में उसको रखा जाता है। प्रश्न संख्या 63 का बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला देखिए विकल्प में आपके सोडियम क्लोराइड भी दिया गया था। यदि हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो ये सोडियम और क्लोरीन का यौगिक होता है और जो समुद्री जल है वहां से सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, और खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किसमें होता है? सोडियम बेंजोएट में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 64 पूछ रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, यानी यहां पर विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 64 का। क्लियर है? यहां पर एक बात याद रखिएगा, अभी आपने ये जाना कि ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नामक रासायनिक यौगिक होता है। ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये बुझे हुए चूने में से क्लोरीन प्रवाहित करके बनाया जाता है। क्लियर है? वायु के संपर्क में आने पर ब्लीचिंग पाउडर अपघटित हो जाता है और क्लोरीन मुक्त हो जाती है। याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर को लॉन्ड्री में सामान्यतः विरंजक के लिए उपयोग में लाया जाता है और यदि हम कागज और कपड़े के उद्योग की बात करें तो इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ जल को संक्रमण रहित बनाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी बातें आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 65 में पूछा जा रहा है कि लौंग में पाए जाने वाला सारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखिएगा, लौंग में पाए जाने वाला सारभूत तेल यूजिनॉल है। यहां प्रश्न संख्या 65 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो लौंग है इसे मसाले के तौर पर और औषधि रूप में भी भारत में प्रयोग में लाया जाता है। प्रश्न संख्या 66 देखिए, पूछा जा रहा है कि अजोला है। तो याद रखिएगा, अजोला जली फर्न होता है। प्रश्न संख्या 66 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात और आप याद रखेंगे, ये जो अजोला है ये अभी आपने जाना कि जली फर्न है, साथ ही साथ ये जलोद्भिद पौधों की भांति होता है। ये सामान्यतः धान के खेत या उथले पानी में उगाई जाती है। याद रखिएगा, ये जैव उर्वरक का प्रमुख स्रोत भी है। कौन? एजोला। अगला देखिए प्रश्न संख्या 67 पूछा जा रहा है कि किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो याद रखिएगा, विटामिन सी लौह के अवशोषण में मदद करता है। प्रश्न संख्या 67 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, विटामिन सी लौह के अवशोषण में मदद करता है और ये लौह मेटाबोलिन के नियंत्रण करके ये आरबीसी के निर्माण में भी सहायता करता है, अर्थात रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में भी सहायता करता है। यदि हम विटामिन सी के रासायनिक नाम की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्लियर है? प्रश्न संख्या 68 देखिए, पूछा जा रहा है कि वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है किसके द्वारा? वो हार्मोन कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा एडीएच हार्मोन, यानी यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? अब ये जो एडीएच हार्मोन है इसका पूरा नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा, एडीएच का पूरा नाम होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ठीक है, इसे वैसोप्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है और ये वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण करता है, इसको नियंत्रित करता है। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि ये शरीर के जल संतुलन में सहायक होता है, इसीलिए इसको एंटी डाईयूरेटिक कहा जाता है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 69। प्रश्न संख्या 69 में पूछा जा रहा है कि यदि VA, VW और VS को क्रमशः वायु, जल और इस्पात में देखा जाए कि किसमें ध्वनि की गति का सही क्रम क्या होगा? ठीक है, तो आप सभी को पता है कि ध्वनि को, तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और ये ठोस में सबसे तेज गति से चलते हैं, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। ठीक, तो अब आप इसको व्यवस्थित करिए, तो सबसे ज्यादा तेज गति से किसमें जाएंगे? इस्पात में, तो यहां पर इस्पात हो गया। फिर किसमें जाएंगे? जल में। फिर किसमें जाएंगे? वायु में। इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 69 का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 70 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नीली क्रांति से संबंधित है? तो याद रखिएगा, नीली क्रांति से संबंधित है मत्स्य, यानी यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। मत्स्य पालन नीली क्रांति से संबंधित है, सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर है? यानी नीली क्रांति से संबंधित है मत्स्य उत्पादन। यदि हम अन्य विकल्प को देखें तो श्वेत क्रांति से संबंधित है दुग्ध उत्पादन, पीत क्रांति से संबंधित है तिलहन उत्पादन और लाल क्रांति से संबंधित है मांस तथा टमाटर उत्पादन। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि मछली के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 71 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है? तो देखिए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसमें वित्तीय सहायता प्रदान करना ये इसका उद्देश्य नहीं है। यहां पर विकल्प ए ही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर एक बात और समझ लीजिए, ये जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है इसका प्रारंभ 2005-6 में किया गया। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसके उद्देश्य में क्या क्या है? गुणवत्ता युक्त पौध की आपूर्ति, नर्सरियों का स्थापना, तकनीक को प्रोत्साहन देना, जैविक खेती को बढ़ावा देना, मानव संसाधन विकास, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन के लिए जो बुनियादी ढांचा है उसको सृजित करना, विपणन की समुचित व्यवस्था करना यानी बिक्री की व्यवस्था करना,
विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि लाना, ये सभी उद्देश्य है राष्ट्रीय बागवानी मिशन का, जो कि 2005-6 में शुरू किया गया था। ईयर आप कम से कम जरूर याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 72। पूछा जा रहा है कि जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है, तो किसको इंगित करती है? तो याद रखिएगा ये क्रांतिक समृद्धि अवस्था पर सिंचाई को इंगित करती है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 72 का बी विकल्प सही हो जाएगा। जो जीवन रक्षक है ये क्रांतिक समृद्धि अवस्था पर सिंचाई को प्रदर्शित करती है। याद रखिएगा अगर हम क्रांतिक अवस्था की बात करें तो इसका अर्थ होता है बीज से ताज निकलने की अवस्था से, ठीक है। याद रखिएगा मुख्यतः गेहूं और अन्य शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश के पौधों को बोने में 21 से 25 दिन के अंदर सिंचाई की अति आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय बीज के ताज निकलने की अवस्था अर्थात क्रांतिक समृद्धि अवस्था होती है, ठीक है। यही आपके मूल प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 73 देखिए। प्रश्न संख्या 73 में पूछा जा रहा है कि गन्ने की बीज उत्पादित किया जाता है कहां से? तो आपका सही जवाब क्या होगा? SBI कोयंबटूर से गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है। प्रश्न संख्या 73 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है यानी IARI, ये नई दिल्ली में है और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 74। पूछा जा रहा है कि गन्ने की अड़साली फसल पकने में कितना समय लेती है? तो आपका सही जवाब होगा 18 माह का समय लेती है गन्ने की अड़ियाली फसल पकने में, यानी यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जो गन्ने की फसल का जो साधारण समय होता है इसको होने का वो होता है 1 वर्ष यानी 12 माह, लेकिन अगर हम गन्ने की अड़साली फसल की बात करें जिसमें 18 माह का समय लगता है, पहली बात। दूसरी बात, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय फसल होने के कारण इसके लिए जो औसत वार्षिक तापमान की आवश्यकता होती है वो होती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यदि हम औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 75 देखिए। पूछा जा रहा है कि मक्का, आलू, गन्ना, पेड़ी, गेहूं की गहनता प्रतिशत कितनी है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर आपका विकल्प हो जाएगा बी 166%, ठीक है। प्रश्न संख्या 75 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 76। पूछा जा रहा है कि गेहूं के साथ 2 फसलों के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो याद रखिएगा यहां पर अगर गेहूं के साथ 2 फसल के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म की बात की जाए तो यहां पर UPAS 120 ये सबसे उपयुक्त अरहर की किस्म होगी। यहां प्रश्न संख्या 76 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अगर हम अरहर की प्रमुख प्रजातियों की बात करें तो नरेंद्र 7, बहार, मालवी 13, रैमुनिया, प्रभात, शारदा, मुक्ता, टा 21, टा 7, पूसा अगेती, पंत 1, L 115, L 71, ठीक है। ये सभी अरहर की प्रजातियां हैं, लेकिन अगर गेहूं के साथ 2 फसलों को प्रयुक्त करना हो तो उसमें UPAS 120 सबसे अच्छी प्रजाति है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 77। पूछा जा रहा है कि निक्स व हाइड्रा ये किसके चंद्रमा है? तो याद रखिएगा निक्स और हाइड्रा प्लूटो के चंद्रमा है। प्रश्न संख्या 77 का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। जो निक्स और हाइड्रा है ये प्लूटो के चंद्रमा है। ये उस समय का करंट से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया था। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, यदि हम प्लूटो के 4 अन्य उपग्रह की बात करें तो सेरान, निक्स, हाइड्रा और P4 हैं, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 78। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला दिया गया है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, याद रखिएगा ये अहमदाबाद में, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र ये हैदराबाद में, ये भी सही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र, देखिए ये गलत है। ये कहां पर है? ये बेंगलुरु में है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 78 का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पे है? त्रिवेंद्रम में है, ठीक है। यानी ये डी भी सही है, यानी यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये बेंगलुरु में स्थित है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 79। पूछा जा रहा है कि जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? ठीक है, तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी हिमालय जैव विविधता के संदर्भ में हॉट स्पॉट माना जाता है। प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब होगा विकल्प बी। सबसे पहले तो यह समझने की आवश्यकता है कि जैव विविधता हॉट स्पॉट होता क्या है। तो याद रखिएगा ऐसा स्थान जहां पर जातियों की पर्याप्त और स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? जैव विविधता हॉट स्पॉट। एक बात याद रखिएगा, यहां पर जीवों की जो जातियां हैं उनके अस्तित्व पर निरंतर खतरा बना रहता है, ठीक। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। कौन कौन से? पूर्वी हिमालय जो कि मूल प्रश्न में पूछा गया था, इसके साथ साथ पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा और सुंडालैंड शामिल है। क्लियर है? एक फैक्ट और याद रखिएगा, ये जो हॉट स्पॉट शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स ने किया था 1988 में, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 80।
पूछा जा रहा है कि भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? जो बड़े नगर हैं भारत में, यहाँ पर वायु प्रदूषण का जो स्रोत है वो है परिवहन खंड। यानी प्रश्न संख्या 80 का विकल्प आपका क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्लियर है? इसीलिए आपने देखा होगा कि दिल्ली जैसे नगरों में ऑड इवन की व्यवस्था लाई गई थी। प्रश्न संख्या 81 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना अर्थात क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? इस 8 मिशन में आणविक ऊर्जा को सम्मिलित नहीं किया गया था। प्रश्न संख्या 81 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको यह जानना आवश्यक है कि जो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना थी अर्थात क्लाइमेट एक्शन प्लान था, इसका शुभारंभ कब हुआ? तो याद रखिएगा 30 जून 2008 को नई दिल्ली में। अब इसमें कार्य योजना में जो 8 प्राथमिकता वाले मिशन थे उसमें कौन कौन शामिल थे? तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा, ऊर्जा क्षमता बढ़ावा करने के लिए शहरी तथा औद्योगिक कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने की तकनीक, साथ ही साथ वेस्ट मैनेजमेंट का विकास करना, धारणीय कृषि मिशन, वाटर मिशन, सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन जिसके अंतर्गत वनीकरण में वृद्धि हेतु सीधी कार्रवाई करना, साथ ही साथ सस्टेनेबल हैबिटेट मिशन और रणनीतिक ज्ञान मिशन शामिल है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 82। पूछा जा रहा है कि वर्ष 2012 में जनवरी माह में कौन सा मौसमी कारक था जो उत्तर भारत में असाधारण ठंड का कारण बना? तो देखिए उस समय का प्रश्न था, लेकिन इसका सही जवाब होगा ला नीनो। ठीक है, यानी यहां पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, ला नीनो। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 83। प्रश्न संख्या 83 उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन है। इसकी स्थापना 1887 में की गई थी। प्रश्न संख्या 83 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा अगर हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी आधारशिला 1916 में, अभी चर्चा भी हुई थी आज इसकी। लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करें तो 1921 के संदर्भ में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की बात करें तो 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 84। पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है किस क्षेत्र में? तो याद रखिएगा मिर्जापुर और झांसी के बेल्ट में उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 84 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर एक बात और आप याद रखेंगे कि जो लाल मिट्टी है ये दक्षिणी इलाहाबाद, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली जिलों में पाई जाती है। और ये जो लाल मृदा है इसका निर्माण बालुकामय लाल विंध्य चट्टानों के टूटने फूटने से होती है। अगर हम लाल मृदा में बात करें कि किस तत्वों की कमी होती है तो याद रखेंगे ये प्रश्न पूछा गया है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना और जैव तत्वों की इसमें कमी होती है। और लाल मिट्टी में अधिकता किसकी होती है? तो लौह अंश की अधिकता होती है। इस मृदा में मुख्य रूप से दलहन और तिलहन की खेती होती है। ये सभी फैक्ट आप लाल मृदा के संदर्भ में याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 85 में पूछा जा रहा है कि भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? तो आपका सही जवाब क्या होगा कि भारत में जो कृषि योग्य भूमि है उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग 19% है। प्रश्न संख्या 85 का यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु प्रदेश है तो याद रखिएगा 9। और कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषक का हिस्सेदारी कितनी है? तो 41.1% की। और याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था का मूल आधार है वो है कृषि, क्योंकि यहाँ की 65% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 86। पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल गन्ना है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब होगा विकल्प डी। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो वाणिज्यिक फसल है प्रमुख उत्तर प्रदेश की गन्ना, ये चिकनी मिट्टी में 20 से लेके 26 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 100 से लेके 120 डिग्री सेल्सियस वर्षा इसके लिए आवश्यक होती है। अगर हम उत्तर प्रदेश में उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें कि किसमें यह प्रथम स्थान पर है तो गन्ना, आलू और दूध इसके मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रश्न संख्या 87 देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो आप सभी को पता है इलाहाबाद, यानी वर्तमान में प्रयागराज में रांची टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है। यानी यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88, इसको सुमेलित करना है। यहाँ पर एक तरफ उद्योग का नाम है, दूसरी तरफ केंद्र का नाम है। पहला दिया गया है ए विकल्प में लकड़ी के खिलौने, तो लकड़ी के खिलौने से आप किसको सुमेलित करेंगे? तो यहाँ पर आपका वाराणसी इससे सुमेलित हो जाएगा, यानी ए को आप तीसरे के साथ। खेल का सामान तो सीधे आप मेरठ को टिक करेंगे, यानी बी का पहला। यदि पीतल की मूर्ति पूछी जाए तो पीतल की मूर्तियां मथुरा से आपको रिलेट कर लेंगे, यानी सी को आप चौथे के साथ। यदि हम दिया सलाई उद्योग की बात करें तो बरेली आप सभी जानते हैं, यानी जो सही कूट बनेगा वो क्या बनेगा? 3142 का 3142, यानी डी विकल्प यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 89। पूछा जा रहा है कि हर्बर्ट रेसले
1901 के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? हर्बर्ट रिस्ले के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है किसका? आर्यों द्रविडियन का। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 89 का यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। हर्बर्ट रिस्ले के अनुसार उत्तर प्रदेश आर्यों द्रविडियन का निवास स्थान है। ठीक है, आप सभी को पता है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो प्रसार है वो धीरे धीरे सरस्वती से लेकर गंगा यमुना के दोआब तक विस्तृत हुआ, जिसमें कुरु, पांचाल जैसे विशाल राज्य शामिल हैं। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ये आर्यों द्रविडियन का निवास क्षेत्र है, और ये किसका मत था? ये हर्बर्ट रिस्ले का। अगला देखिए प्रश्न संख्या 90। पूछा जा रहा है कि जो कर्मा लोक नृत्य है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से संबंधित है। सोनभद्र और मिर्जापुर, ये दोनों नाम आप याद रखेंगे कर्मा लोक नृत्य के संदर्भ में। यहाँ प्रश्न संख्या 90 का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर कुछ बातें और आपको जानना आवश्यक है। यदि हम कर्मा लोक नृत्य की बात करें कि ये मुख्य रूप से किस राज्य में है, तो याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़ अंचल में मुख्य रूप से ये आदिवासी समाज का लोक नृत्य है। क्लियर है? याद रखिएगा भादो मास की एकादशी को उपवास के पश्चात करम वृक्ष की शाखा को घर के आंगन या चौगान में रोपित किया जाता है, और दूसरे दिन कुल देवता को नवत्र समर्पित करने के बाद उसका उपभोग किया जाता है। ठीक, अब हम अगर इस कर्मा लोक नृत्य को उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो ये सोनभद्र और मिर्जापुर में खरवार आदिवासी लोगों के द्वारा किया जाता है, और ये जो कर्मा नृत्य है ये नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। ठीक, तो इतनी बात यहाँ पर आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कर्मा नृत्य जो है वो सोनभद्र और मिर्जापुर में, और किस आदिवासी समुदाय के द्वारा? खरवार। अगला देखिए प्रश्न संख्या 91। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला दिया गया है नोएडा। नोएडा लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित, ये बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें सीतापुर की तो प्लाईवुड उद्योग, ये भी सही है। गोरखपुर में लिखा है खेल कूद के बनाने के उद्योग, ये बिल्कुल गलत है। प्रश्न संख्या 91 का यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। यदि हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर टेराकोटा के लिए बहुत फेमस है। वाराणसी रेशम उद्योग, ये बिल्कुल सही है, यानी प्रश्न संख्या 91 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी को पता है कि जो खेल कूद का सामान है वो आगरा और मेरठ में तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और याद रखिएगा रेशम का जो काम है वो वाराणसी, मऊ, मुबारकपुर और इटावा जिलों में होता है। ठीक है, ये मऊ के पास मुबारकपुर है, मऊ और आजमगढ़ के बीच में मुबारकपुर पड़ता है। क्लियर है? अगला याद रखिएगा, और गोरखपुर में टेराकोटा के लिए फेमस है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 92, जिसको सुमेलित करना है आपको। यहाँ पर ए विकल्प में लिखा है एपरल पार्क। याद रखिएगा ये जो एपरल पार्क है इसका संबंध किससे है? तो याद रखिएगा इसका संबंध कानपुर से है, यानी आप ए को तीसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। क्लियर है? यदि हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी पार्क की, तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा बायोटेक्नोलॉजी पार्क का संबंध लखनऊ से है, इसलिए आप बी को चौथे के साथ सुमेलित कर देंगे। यदि हम बात करें एग्रो प्रोसेसिंग पार्क की तो इसका संबंध सहारनपुर से है, इसलिए आप सी को दूसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। यदि हम लेदर टेक्नोलॉजी पार्क की बात करें तो इसका संबंध उन्नाव से है, इसलिए हम डी को पहले के साथ सुमेलित करेंगे, और जो आपका सही कोड बनेगा वो 3 4 2 1 का। इस प्रकार यहाँ विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 93। पूछा जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट अवस्थित है, तो कहाँ पर अवस्थित है? याद रखिएगा कानपुर में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट अवस्थित है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 93 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 94 में सूची को सुमेलित करना है। यहाँ पर विकल्प ए में लिखा है सोनभद्र, तो याद रखिएगा सोनभद्र को आप चूने के पत्थर से सुमेलित करेंगे, यानी ए को आप चौथे के साथ सुमेलित करेंगे। यदि हम बात करें इलाहाबाद की तो इलाहाबाद को शीशे वाली बालू से कोरिलेट करेंगे, यानी बी को तीसरे के साथ। ललितपुर की बात करें तो ललितपुर को आप तांबा के साथ कोरिलेट करेंगे, यानी सी को दूसरे के साथ। और यदि हम मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, यानी आप डी को पहले के साथ सुमेलित करेंगे, और जो आपका कूट बनेगा वो 4 3 2 1 का बनेगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 94 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा विकल्प बी 4 3 2 1, यानी यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 95। ये प्रश्न रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है और पूर्व के प्रश्न पत्र में ये पूछा भी जा चुका है। पूछा जा रहा है यहाँ पर कि अगर ये संबंध ऐसे है तो इसका संबंध किसके साथ होगा? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर 4 सर्किल दिए गए हैं, तो इस प्रकार का संबंध बन रहा है। यहाँ 4 सर्किल में ये जो लाइन ड्रॉ कर दी गई है, इससे ये जो संभावित चित्र है वो कैसा बनेगा? यहाँ पर भी वो लाइन ड्रॉ रहेगी, तो वो चित्र ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइए ऑप्शन में उस चित्र को देखते हैं। यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, ये चित्र बिल्कुल ऐसा ही है, यानी प्रश्न संख्या 95 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 देखिए। प्रश्न संख्या 96 में पूछा जा रहा है कि जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको इस पैटर्न का पता करना होगा कि किस प्रकार से इसको व्यवस्थित किया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले ई
ई का कितना होता है अंक, मान इसका क्या होता है 5, और 3 और 2 को जब ऐड किया आपने तो 5 आ गया। इसी प्रकार जब 5 और 4 को ऐड किया आपने तो क्या आया 9, 9 किसका होता है आई का। यदि हम 8 और 9 को ऐड करें तो 17 होता है, और 17 किसका होता है क्यू का। इसी तरह आप इसको ऐड करिए 7 और 6 को, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 13 आएगा, और 13 किसका मान होता है एम का, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा एम। यानी प्रश्न संख्या 96 में जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा, एम आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 97। प्रश्न संख्या 97 में पूछा जा रहा है कि यदि हम एफ को इस प्रकार से व्यवस्थित कर रहे हैं तो आर का को कैसे व्यवस्थित किया जाए। तो आप देख रहे हैं इस कोने को यहाँ पर लिया गया है, यानी हम आर के इस कोने को यहाँ पर लेंगे, यानी ऐसी स्थिति बनेगी, और इसको व्यवस्थित करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा ए। बस आपको यही देखना है, यहाँ प्रश्न संख्या 97 का ए विकल्प आपका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 98। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि हम सीपीआई को डीएमके लिख रहे हैं तो बीजेपी को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको यह पता करना होता है कि यहाँ पे बदलाव किस आधार पे हो रहा है। तो देखिए सी से जो डी बन रहा है उसमें 1 जोड़ा जा रहा है, और पी से जो एम आ रहा है इसमें क्या हो रहा है 3 माइनस हो रहा है, ठीक। और जो आई से के बन रहा है उसमें क्या हो रहा है आई से 2 जोड़ा जा रहा है तो के बन रहा है। अब इसको कर लीजिए, अगर हम बी में 1 जोड़ें तो कितना हो जाएगा सी, ठीक, सी आ गया। अगर हम जे है तो जे में अगर हम यहाँ पर 3 माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, तो जे में जब 3 माइनस करेंगे तो जी आ जाएगा, ठीक है। तो आपने जी ले लिया। फिर हम अगर पी में क्या कर रहे थे 2 जोड़ना पड़ेगा हमको, तो 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आर आ जाएगा, यानी यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, सी जी आर, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न में जैसा संबंध पहले में रहता है उसी प्रकार का संबंध हमको अगले में स्टैब्लिश करना होता है, सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 99। पूछा जा रहा है कि यदि कोई वक्तव्य जिसका अर्थ सुनिश्चित न हो तो उसे क्या कहा जाएगा। जिसका अर्थ ही सुनिश्चित नहीं हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, अस्पष्ट कहेंगे। यहाँ प्रश्न संख्या 99 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 100। प्रश्न संख्या 100 में पूछा जा रहा है कि निम्नांकित युग्म संख्याओं की श्रृंखला में कौन सा एक युग्म गलत है, ठीक है। यहाँ पर आपको गलत युग्म को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो ये पता करिए कि ये श्रृंखला कैसे बन रही है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले 6 1 दिया है, 7 2, 8 - 6, 9 24, 10 120, 11 620। तो देखिए एक क्रम यहाँ दिख रहा है, 6 से 7 हुआ, 7 से 8 हुआ, 8 से 9 हुआ, 9 से 10 हुआ, 10 से 11 हुआ, ठीक। तो ये तो बिल्कुल सही क्रम है। यहाँ पर आप देखिए 1 से 2 हो रहा है, ठीक, फिर 2 से 6 हुआ। तो अब ये कैसे हो रहा होगा, 1 में 2 का गुणा हुआ तो 2 हो गया, 2 में 3 का गुणा हुआ तो 6 हो गया, और देखिए 6 में जब 4 का गुणा हुआ तो 24 हो गया, 24 में जब 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 × 5 = 120, यानी ये भी सही है। अब यहाँ पर 120 में 6 का गुणा होना चाहिए, ठीक। तो 100 तो 12 × 72, यानी यहाँ पर 720 होना चाहिए, ये गलत दिया है। यानी युग्म कौन सा गलत दिया है, सी विकल्प सही हो जाएगा, 11 720 आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है, जबकि दिया है 11 620, ठीक। यानी प्रश्न संख्या 100 का सी विकल्प यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन में सीधे सीधे लिख दिया था, कुछ उसको एक्सप्लेन नहीं किया। चलिए आइए प्रश्न संख्या 101 देखिए। पूछा जा रहा है कि यदि x1 x2 और x3 का औसत 14 दिया गया है, ठीक है, और x1 और x2 की योग का 2 गुना 30 है, तो x3 का मान क्या होगा। अब यहाँ पर एक बात आप समझिए जरा कि जो x1 और x2 है इसके योग का 2 गुना 30 दे रहा है, ठीक, यानी इन दोनों का योग क्या होगा, इन दोनों का योग 15 होगा ना, तभी तो उसका 2 गुना 30 हो रहा है। क्लियर है। और इनका औसत कितना बता रहा है 14, तो इन तीनों का योग क्या हो गया भाई, औसत क्या होता है तीनों संख्याओं का योग बटा में 3 संख्या तो 3 से भाग दे देंगे, तो अगर हम 3 का गुणा कर दे 14 में तो तीनों का योग निकल जाएगा, यानी 14 तिया कितना हो गया 42 हो गया। अब देखिए 42 हो गया। अब आपको x3 का मान पता करना है, और x1 और x2 का योग 15 मालूम है, तो अब आप क्या करिए 42 में से 15 माइनस कर दीजिए, तो 42 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 में से 5 गया 7, यानी यहाँ पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, यानी प्रश्न संख्या 101 का ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी 27, ठीक है। बिल्कुल इस प्रकार कर लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी दिया है 14 में 3 का गुणा किए 42 आ गया, उसके बाद आपने 15 माइनस कर दिया तो यहाँ पे 27 आ गया। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 102। पूछा जा रहा है कि यदि 2 संख्याएं 5 संबंधित 6 का अनुपात है, यदि उनका लसा 660 है तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है। तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट से इसको करते हैं तो थोड़ा सा और समझने में आसान होगा। देखिए इन्होंने क्या किया कि पहली संख्या को 5x और दूसरी संख्या को 6x माना, और मसा को इन्होंने x मान लिया। आप सभी को पता है कि मसा इनबिल्ड होता है संख्या में, और एक रूल आपको मालूम होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मसा गुणे लसा होता है। इसी फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट किया, सॉल्व किया जाए तो इसका x की वैल्यू क्या आ गई 22, x की वैल्यू 22 आ गई। छोटी संख्या पता करना है, छोटी संख्या 5x है, तो 5 में जब 22 का मल्टीप्लाई किए तो क्या रिजल्ट आ गया 110 आ गया, यानी 110 आपका आंसर आ जाएगा, यानी छोटी संख्या 110, यानी डी विकल्प यहाँ पर आपका सही हो गया, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 103।
प्रश्न संख्या 103 में पूछा जा रहा है कि अनुक्रम 462, 420, x, 306 में x का मान क्या होगा। तो देखिए एक चीज आप बिल्कुल स्पष्ट देख रहे हैं कि यहाँ पर संख्याएं घट रही हैं, यानी यहाँ पर माइनस कुछ हो रहा है। ठीक है, तो आइए जरा इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट से इसको करते हैं। देखिए 462 से 420 हुआ था, यानी इसमें 42 घटाया गया, 42 का अंतर है। फिर आपने क्या किया कि 420 में से 40 घटा दिया, तो मिला क्या 380, लेकिन 380 को यहाँ पर स्किप किया गया। फिर 380 में से 38 घटाया गया, तो मिला क्या 342। देखिए 342 आपके विकल्प में है, यानी x की जगह पर 342 पुट हो गया। अब देखिए 342 में से क्या माइनस किया जाएगा 36, यानी दो दो माइनस करके किया जा रहा है, तो क्या मिला 306 मिला। ठीक है, तो आपने 306 को पुट कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सीरीज चल रही है और यहाँ पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 104, पूछा जा रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग 10 है और उनके वर्गों का योग 52 है, तो दोनों संख्याएं कौन सी होंगी। तो देखिए इस प्रकार के जो भी प्रश्न आते हैं इनको आप विकल्प से कर लीजिए। आप देख रहे हैं कि इन चारों विकल्प में जो संख्याएं दी गई हैं उन सभी का योग 10 है, यानी पहली कंडीशन तो सभी फुलफिल कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन कहता है कि उनके वर्गों का योग 52 है। अब पहली विकल्प को लीजिए, 3 का वर्ग 9 और 7 का वर्ग 49, तो 9 और 49 और 9 को जब आप जोड़ेंगे तो ये 52 से ज्यादा हो जाएगा, यानी हटा दीजिए इसको, ये नहीं होगा। बी को लीजिए, 4 का वर्ग कितना होता है 16 और 6 का वर्ग क्या होता है 36, 16 और 36 यानी 6 6 12, यानी यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यानी इन दोनों संख्याओं का आप वर्ग कर रहे हैं तो ये 52 हो जा रहा है, तो आपको कुल कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ प्रश्न संख्या 104 का बी विकल्प सही कर लेंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल ए बी सी डी मानने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप विकल्प से कर लेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 105, प्रश्न संख्या 105 में पूछा जा रहा है KAMAL का कूट अगर 21 41 3 है तो MAHAL का कूट क्या होगा। तो सबसे पहले ये पता करना होता है कि ये KAMAL का कूट 21 41 3 कैसे आया है। ठीक है, तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट से करते हैं। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया है कि k बराबर 2 आया, तो वो तो 2 कैसे आया ये पता करना है। तो देखिए सबसे पहले आप एक चीज देख रहे होंगे कि k का स्थान का मान क्या होता है 11। ठीक, तो यानी 11 लिखे और दोनों अंकों का योग कर दिए तो 2 आ गया। a का 1 होता है तो 1 लिख दिया। m का कितना स्थान होता है, m का स्थान होता है कितना 13, तो 13 m होता है, तो 13 में 1 और 3 को जोड़ा तो आपने 4 आ गया, 4 लिख लिया। a का 1 होता है लिख दिया। l का कितना होता है 12, तो 12 में जब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आ गया। ठीक, अब ठीक इसी तरह से फॉलो करिए। m है, m को आपने 13 था, 13 में 1 और 3 को जोड़ा 4 आ गया। a को आपने 1 एज इट इज लिख दिया। अब आया h का कितना होता है, h का होता है 8, तो 8 को आपने एज इट इज लिख लिया। a का होता है 1 आपने लिख लिया। l का आपको अभी मैंने बताया कि कितना होता है 12, तो 12 में आप 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपने 3 लिख लिया। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो कोड बन गया वो 4 1 8 1 3 बन गया। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर सी विकल्प आपका सही हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से बनाया गया था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 106, ये प्रश्न आपसे पूर्व में भी पूछा जा चुका है। पूछा जा रहा है कि एब्सेंट का कोट ये है तो प्रेजेंट का क्या होगा, और आप ये देख रहे हैं कि ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, तो इसी प्रकार आप प्रेजेंट में जितने भी अल्फाबेट हैं इनका अपोजिट आप लिख लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर किया भी गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं पी का अपोजिट के, आर का अपोजिट आई, ई का अपोजिट वी, ई का अपोजिट एच, एन का अपोजिट एम और टी का अपोजिट जी, तो आपका सही कोड क्या बन गया KIVHMG। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको कर लेंगे। इस प्रकार जो आपका आंसर होगा वो होगा बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 107, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे महारत्न का दर्जा नहीं है। तो देखिए उस समय का ये डेटा पूछा रहा है। अब जरा करंट डेटा देख लीजिए। करंट डेटा के अनुसार जो भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या है वो कितनी हो गई है 10 हो गई है। ठीक, 23 अक्टूबर 2019 को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात PGCIL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात HPCL को महारत्न कंपनी का दर्जा मिल गया। इस प्रकार महारत्न कंपनियों की संख्या की कुल कितनी हो गई है 10 हो गई है। ठीक है, तो इनको भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए और सभी कंपनियों का नाम लिखा, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड यानी BHEL, इसको भी महारत्न कंपनी का दर्जा है। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL को भी महारत्न का, कोल इंडिया लिमिटेड को भी महारत्न का दर्जा है, गेल इंडिया लिमिटेड को भी महारत्न का, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को भी महारत्न का, NTPC लिमिटेड को भी महारत्न का, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी ONGC को भी महारत्न का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल को भी महारत्न का, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी HPCL को भी महारत्न का दर्जा है। इस प्रकार 10 कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। आप इनको बिल्कुल याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 108, प्रश्न संख्या 108 में पूछा जा रहा है कि एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन कहाँ अवस्थित है। तो याद रखिएगा एशियाई विकास बैंक ऑफ इंडिया का जो इंडिया रेजिडेंट मिशन है वो
नई दिल्ली में अवस्थित है, यानी यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108 का बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, इंडिया रेजिडेंट मिशन एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी द्वारा 2006 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है, और ये कहाँ पर, दिल्ली में अवस्थित है, ठीक है। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 109 देखिए, पूछा जा रहा है कि 2012 में इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार किसको दिया गया था। तो जरा इसको करंट डेटा देख लीजिए। 2021 में ये पुरस्कार एक प्रथम नामक संगठन को दिया गया है, ठीक है, ये इसका करंट डेटा है, ये आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 110, पूछा जा रहा है कि 2012 में चावल का निर्यातक, इसका करंट डेटा देख लीजिए। वर्तमान में भारत जो है वो शीर्ष चावल निर्यातक देश है, जबकि थाईलैंड जो है दूसरे स्थान पर है, ठीक है, तो ये आप इसमें अपडेट कर लेंगे। प्रश्न संख्या 111 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हाल में संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा बाल सक्रियतावादी यानी चाइल्ड एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई के सम्मान में मलाला दिवस घोषित किया गया। तो देखिए ये भले ही उस समय का करंट है, लेकिन आप याद रखेंगे 10 नवंबर को मलाला दिवस मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई थी। यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 112, पूछा जा रहा है कि 1 जनवरी 2013 को इंडियन प्रीमियर लीग में प्रवर्तक के तौर पे, तो जरा इसका करंट डेटा देख लीजिए। याद रखिएगा यहाँ पर आईपीएल का अगर टाइटल स्पॉन्सरिंग देखें तो वो वर्तमान समय में टाटा ग्रुप ने प्राप्त की है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला देखिए, ये उस समय के 2012 में प्रधानमंत्री का पूछा था, इसको स्किप कर दीजिए। 2013 के इंदिरा आवास, ये भी स्किप कर दीजिए। 2013 श्रीलंका में महाभियोग, ये भी उस समय का करंट है, ये भी उस समय का करंट है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 117, ये भी उस समय का करंट है, ये भी उस समय का करंट है। अब जो भी प्रश्न है ये उस समय के करंट पर आधारित है, ठीक है। यहां पर कुल आपको 120 प्रश्न कंप्लीट करा दिए गए हैं। इसमें जो करंट के पोर्शन से संबंधित प्रश्न था उसमें केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया जो भविष्य में पूछे जाने की संभावना रखते हैं। बाकी जो पुराना और अनावश्यक डेटा है उसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। करंट को आपको मैगजीन से कवर कराया जा रहा है, आप उसको जो जो मैगजीन कवर कराई जा चुकी है आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। भविष्य में जो भी ऑथेंटिक मैगजीन आएगी उसको निश्चित रूप से आपको कंप्लीट कराया जाएगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।